हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक प्रेमी युगल की सच्ची दास्तान। और इसके लिए ये मुझे सजेशन आया था कमेंट्स में, मेरे एक वीडियो के कमेंट्स में, कि मैं सोलमेट्स जो होते हैं, तो मैंने मतलब एक मदर का सोलमेट की स्टोरी और एक ब्रदर के सोलमेट की स्टोरी शेयर की थी। तो उन्होंने ये एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेड व्यूअर थे, उन्होंने ये कमेंट किया था कि आप प्लीज़ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ सोलमेट होते हैं उनकी एक ट्रू स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैं आपके साथ वो ट्रू स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, एक प्रेमी युगल की सच्ची और मनमोहक दास्तान। ये डॉक्टर ब्रायन वीज की बुक है, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग में। ये मतलब पूरा ब्यौरेवार, पूरा बहुत अच्छे से इस कहानी के सारे जो फैक्ट्स हैं वो सारे दर्ज हैं और प्रमाण दर्ज हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये कहानी है एरियल और एंथोनी नाम के एक प्रेमी युगल की। अच्छा, सदियों पुराना इंतज़ार के बाद, सदियों के इंतज़ार के बाद, करीब 2000 साल के बाद सोचिए जब एरियल और एंथोनी मिले होंगे तो उनके दिलों की क्या हालत हुई होगी। और वो एक सोलमेट और प्रेमी प्रेमिका थे, और 2000 साल पहले वो एक प्रेमी प्रेमिका थे एक दूसरे के, और पति पत्नी बनने वाले थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से उनका वो रिश्ता पूरा होते होते रह गया। बहुत प्यारी और प्यारी सी सच्ची सी कहानी है। वो एक दूसरे से कैसे मिले, उन्होंने एक दूसरे को कैसे पहचाना। तो चलिए शुरू करें। एल नाम की एक पेशेंट थी डॉक्टर ब्रायन वीज की। तो वो छुट्टियां मनाने के लिए साउथ वेस्ट गई हुई थी। उनका प्रोफेशन, वो बायोलॉजिस्ट हैं। तो जब वो छुट्टियां मनाने के लिए साउथ वेस्ट गई तो वहाँ उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई पर्सन से हुई जिनका कि नाम एंथोनी था। वो भी वहाँ वहीं छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे, और दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को इतने ज़्यादा भा गए और एक दूसरे के लिए उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया कि वो उन्होंने एक दूसरे के साथ में फर्स्ट मुलाकात में ही वो एक दूसरे को के साथ उनको ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। मतलब वो उनको जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे की पसंद नापसंद, उनको बड़ी उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे ही वो शेयर कर रहे थे उनको लगता था अरे ये तो मुझे भी पसंद है। और ये कोई टीनेजर लव नहीं था, दोनों ही पूरे मैच्योर पर्सन थे, और दोनों की एक एक शादी एक एक बार होकर टूट भी चुकी थी। तो अंदर एक अनजानी सी ज़बरदस्त कशिश थी कि उनको ऐसा लगता था जैसे वो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। वैकेशन पर दोनों ही आए हुए थे, तो जब उनकी दोस्ती होगी तो उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई, एक दूसरे के लिए उनकी समझ इतनी अच्छी हो गई कि जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी मुलाकात रही, और इतनी अच्छी रही कि वहीं उन दोनों ने सगाई कर ली। मतलब उनका जो एक दूसरे के लिए आकर्षण था और एक कशिश थी वो इतनी अच्छी थी, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि जैसे वो ना उनको कितने पुराने समय से एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो एकदम ये लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं कि पहली नज़र का प्यार था उनका। और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर सगाई कर ली। तो मियामी की, क्योंकि ये वो ऑस्ट्रेलिया के थे और ये मियामी की थी जो एरियल थी, तो जब वो उनके साथ में एरियल से मिलने मियामी आए, उन लोगों के बीच में पत्र व्यवहार चलता रहा, आपस में एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन में थी। जब वो उनसे मिलने के लिए मियामी आए तो एरियल जो है डॉक्टर बी से मिलवाने के लिए एंथोनी को लेकर आए। एंथोनी जब मियामी आए तो एरियल ने उनको डॉक्टर वीस के बारे में बताया कि वो पास्ट लाइफ एरियल की कुछ परेशानियां थी, जैसे कि उनको उनका मनचाहा प्यार नहीं मिल पा रहा था, उन्हें किसी के साथ वो अपनापन और वो महसूस नहीं हो, वो उनके रिश्ते निभ नहीं पाते थे, और उनकी शादी भी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। और इसीलिए वो PLR यानी कि पास्ट लाइफ थेरेपी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, और डॉक्टर वीस से पास्ट लाइफ थेरेपी भी ली थी। तो एंथोनी जब मियामी आए तो एरियल ने एंथोनीज को डॉक्टर वीस के बारे में बताया, और उनको उनके पास्ट लाइफ थेरेपी के बारे में बताया कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, और ये भी बताया कि उन्हें क्या अनुभव हुए थे। तो वो एरियल एक बार चाहती थी कि अगर एंथोनी चाहें तो वो एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के देख लें। उनको ऐसा कुछ उनका वो नहीं था, वो बस ये देखना चाहती थी। उन्होंने डॉक्टर वी से ये कहा कि वो देखना चाहती हैं कि एंथोनी रिग्रेस हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, एंथोनी को भी कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, और डॉक्टर वीज ने सोचा कि शायद ये एक दूसरे के साथ जो इतना आश्चर्यजनक अपनापन महसूस कर रहे हैं पहली ही मुलाकात में, तो हो सकता है कि इस वजह से वो पास्ट लाइफ थेरेपी लेने के बारे में सोच रहे हों, या पता करने के बारे में सोच रहे हो कि कहीं वो एक दूसरे के सोलमेट तो नहीं है, या फिर वो एक दूसरे के साथ उनका जो इतना ज़्यादा अपनापन था, एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग थी, और एक दूसरे के लिए इतनी जो उनकी इंटेंस फीलिंग्स थी, उसकी वजह क्या थी। तो शायद वो ये पता करना चाह रहे हो। तो डॉक्टर वीज को भी क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने डॉक्टर वीज उनका रिग्रेशन करने के लिए डॉक्टर वीज रेडी हो गए, उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। तो एंथोनी जो है सही टाइम पर अपॉइंटमेंट के लिए आ गए।
तो जब एंथोनी को रिग्रेस किया गया तो जैसे ही उनको डॉक्टर वीज़ ने उनका PLR स्टार्ट किया, उनको रिग्रेस करना स्टार्ट किया, तो बहुत जल्दी ही डीप ट्रांस की अवस्था में पहुंच गए, गहरे सम्मोहन की अवस्था में पहुंच गए। और वो एक ऐसे जन्म में पहुंच गए जो कि उन्होंने जिया था, जो कि एक बहुत फेमस दुर्जय योद्धा हैं, वो सेना नायक हैं हन्निबल। और वो उनका नाम के इतिहास में भी उनका नाम दर्ज है। उनके टाइम पीरियड के आसपास उन्होंने वो कहीं जीवन जिया था, वो उस कालखंड में पहुंच गए। और एंथोनी अपने उस जन्म में एक बहुत अति विकसित गोरी जनजाति कबीले का हिस्सा थे, और एक वो अपने आप को 25 वर्ष के युवा के रूप में उन्होंने देखा। वो जो जनजाति थी, उनकी जो कबीले का हिस्सा थे, तो उनके लोग जो थे वो कच्चा सोना खदानों से निकालते थे, उसे ढालने की कला जानते थे। वो यही काम करते थे कि खदानों से कच्चा सोना निकाल कर उसको ढालते थे। और वो काफ़ी विकसित जनजाति थी, उन्होंने काफ़ी अपने तरीके विकसित कर रखे थे। उन्होंने जैसे कि जो लिक्विड, जो लोहा होता है, उसको लिक्विड करके उसको पानी के ऊपर फैलाने की कला जान ली थी, वो ये भी कर लेते थे। तो इस तरह की काफ़ी उनकी जो जनजाति विकसित जनजाति थी, उन्होंने उसको अपने उस आदिवासी कबीले के योद्धा के रूप में देखा। उन्होंने तरल आग, लिक्विड फायर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। वे नदियों या झीलों की सतह पर, या कहें कि पानी पर तरल आग फैलाकर शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। उस जन्म में उन्होंने देखा कि एक अन्य जनजाति कबीले ने उनके कबीले पर हमला बोल दिया था। इस शत्रु कबीले के सैनिकों की तादाद एंथोनी के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। असल में वह कबीला अश्वेत लोगों की जनजाति का कबीला था, और उन दोनों जनजातियों में पारंपरिक शत्रुता थी। ये युद्ध 40 दिनों तक चला, और इस युद्ध में एंथोनी अपने कबीले की ओर से लड़ रहे थे, परंतु धीरे धीरे शत्रु हावी होता जा रहा था। और जो उनका जो इतने ज़्यादा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये केवल एक रीजन नहीं था, जो कि असल में जो शत्रु सेना थी उसका नेतृत्व एक ऐसा योद्धा के हाथ में था जिसे कि एंथोनी के कबीले की जनजाति ने ही युद्ध के गुर सिखाए थे। तो इसलिए वो उनकी रणनीतियों से अच्छी तरह परिचित था, उनके तोड़ भी उसे पता थे। तो इसलिए वो भस्मासुर की तरह काम कर रहा था, यानी कि उनके कबीले के लिए, एंथोनी के कबीले के लिए। एंथोनी के कबीले की एक तरफ की सीमा पर विशाल नदी बहती थी। शत्रु कबीले ने उस नदी के रास्ते एंथोनी के कबीले पर आक्रमण की योजना बनाई, और उनके 1 लाख सैनिक तलवारों और फरसों से लैस होकर रस्सियों के सहारे नदी पार करने की कोशिश करने लगे। एंथोनी और इनके लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि शत्रु सैनिक नदी पार करने में सफल हो गए तो फिर हार निश्चित है। और कोई चारा नहीं देखकर उन्होंने तरल आग वाले हथियार का इस्तेमाल किया और उस नदी की सतह पर आग लगा दी। उन्होंने नदी की सतह पर आग लगा दी, मगर उससे पहले क्या किया कि जो उनके कबीले की जो औरतें और बच्चे थे, उनको नौकाओं में, जिसमें बैगनी रंग की पतवार थी, जिससे कि वो अपनी नौकाओं की अलग से पहचान कर पाते, बैगनी रंग की पतवार लगा रखी थी, और उन नौकाओं में बैठाकर सारे कबीले के स्त्रियों और बच्चों को बैठाकर नदी में बहुत दूर दूसरे किनारे पर उन्होंने उनको पहुंचा दिया, जिससे कि अगर उन्हें लगा कि अगर वो युद्ध में हार भी गए और अच्छे से नहीं लड़ पाए तो या शत्रु सेना जो उनके कबीले के अंदर आ गई, तो कम से कम उनके बच्चे और उनकी औरतें तो सेफ रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा और वो ज़्यादा फ्री होकर अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। इस सोच के चलते उन्होंने अपने जितनी औरतें थीं और बच्चे थे उनको नौकाओं में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे की छोर की तरफ उन्होंने उनको पहुंचा दिया। उन जो औरतों को और बच्चों को उन्होंने पहुंचाया था उसमें उनकी प्रेमिका भी थी, जो कि 16-17 साल की थी उस समय पे केवल, और वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उनकी शादी होने वाली थी, बट वो इस समय बीच में इस तरह के उनके कबीले पर आक्रमण हो गया तो उनकी शादी नहीं हो पाई थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत पल बिताए थे, तो का थी और सारी औरतों के साथ में वो लोग को उसमें नाव में बिठाकर उन्होंने नदी पे काफ़ी दूर पर छोड़ दिया, दूसरे छोर की तरफ उन्होंने उसको सेल करने के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने लिक्विड आग जो है पानी की सतह के ऊपर लिक्विड आयरन था, यानी कि जो तरल लोहे का पदार्थ था, उसको नदी की सतह पर फैलाकर आग लगा दी। आग तेजी से पानी के ऊपर फैलने लगी क्योंकि उन्होंने इस तरह की टेक्निक डेवलप कर ली थी जिसकी वजह से वो आग पानी के ऊपर फैल जाती थी, पानी उसे बुझा नहीं पाता था। तो जब वो फैलने लगी तो वो दुश्मन की नौकाओं की तरफ तो फैली, लेकिन वो तेजी के साथ जो उनकी औरतों बच्चों के कबीले थे, इतनी तेजी से आग फैली या पानी का बहाव कुछ इतना किस तरह से किस दिशा में तेज हो गया था, जिसकी वजह से वो जो आग थी वो साथ साथ दुश्मनों के साथ साथ उनकी नौकाओं तक भी पहुंच गई। और
दुश्मनों की तो कुछ नौकाएं जल के खाक हुई, लेकिन वो दूसरे बहाव की तरफ से आकर वो लिक्विड वो था, और साथ साथ उनके जो औरतें बच्चे सारे के सारे उन नावों में जलकर राख हो गए। उनकी नावों ने आग पकड़ ली और वो जलकर राख हो गई। ये देख के वो दूसरे किनारे पर वो कुछ कर भी नहीं पाए, वो लड़ रहे थे जब तक उनके जो शत्रु सेना के जो सैनिक थे जो दूसरी तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने वो उनके कबीले पर उतरा, तो उन्हें लड़ना भी पड़ा और वो लड़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आग लग गई है, उनकी नावों में उनके बच्चे औरतें सब जल के एकदम राख हो गए हैं, तो फिर उनका एकदम मनोबल टूट गया। और शत्रु सेना के भी थोड़े से सैनिक बचे थे, लेकिन फिर भी वो लड़ नहीं पाए, क्योंकि अब वो किसके लिए लड़ते और क्यों लड़ते। ये मतलब उन्होंने ना एकदम उनकी हिम्मत टूट गई, और हिम्मत तोड़ देने वाली बात ही थी, और जिसकी वजह से वो हार गए। तो फिर उन्होंने, और वो सामना नहीं कर पाए उनका, उन्होंने उनको पीछा कर करके मारना शुरू कर दिया शत्रु सेना के लोगों ने। तो वो भागते रहे और भागते भागते उनको एक सुरंग दिखाई दी एंथोनी को। वो सुरंग में अपनी जान बचाने के लिए घुस गए। जब वो सुरंग में अपनी जान बचाने के लिए घुस गए, तो जब अंदर जाते गए तो उन्होंने देखा कि जो उनके कबीले का एक मंदिर था, उसके नीचे तहखाना था। उस तहखाने में सारा खजाना रखा हुआ था कबीले का, और उसी खजाने का वो रास्ता उस सुरंग से होके जाता था, और वो उसी खजाने वाले तहखाने में पहुंच गए। उन तहखानों में भटकते हुए एंथोनी को पता चला कि वो वहाँ अकेले नहीं थे। उनके अलावा एक और जीवित प्राणी भी वहाँ मौजूद था, उनके कबीले का राजा, जिसके नेतृत्व में वे युद्ध कर रहे थे। एंथोनी के मुंह से अपनी प्रजा के सर्वनाश का समाचार सुनकर राजा दुख के सागर में डूब गया, और अपने सैनिकों को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर खुद सुरक्षित तहखाने में आ छुपने का अपराध बोध भी उस पर हावी होने लगा, और इतना हावी हुआ कि उसने एंथोनी को एक आखिरी हुक्म दिया कि उसे मार दे। एंथोनी का मन इसके लिए राजी नहीं था, पर उनके भीतर के वफादार और आज्ञाकारी सैनिक में अपने राजा के हुक्म को टालने का साहस भी नहीं था, तो उन्होंने वो आखिरी हुक्म भी मान लिया। राजा के मरने के बाद उस अंधेर और सन्नाटे से आबाद तहखाने में एंथोनी अकेले रह गए। अब उनके जीवन का कोई मकसद नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था, अतः उनमें जीवित रहने की चाह भी बाकी नहीं थी। पर वो योद्धा थे, तो खुदकुशी उनके स्वभाव में नहीं थी, तो उन्होंने तय किया कि वे वहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करेंगे। और इंतजार का वह समय उन्होंने वहाँ खजाने में रखे स्वर्ण पत्रों पर अपने लोगों का इतिहास लिखते हुए बिताया। वे लिखते गए और लिखे हुए स्वर्ण पत्रों को बड़े बड़े स्वर्ण कटसों में रखकर मोहर बंद करते गए, और फिर भूख और जान से प्यारी प्रेमिका से विछोह की असहनीय पीड़ा ने उनकी जान ले ली। और महत्वपूर्ण बात पर भी गौर किया था एंथोनी ने, वो ये थी कि उनकी जो उस जन्म में जब वो योद्धा बने थे हनीबल के टाइम पीरियड में जो उन्होंने जन्म लिया था और उसमें वो योद्धा बने थे, तो उसमें जो उनकी मंगेतर और प्रेमिका थी वो एरियल ही थी। मतलब उन्होंने एरियल को उस रूप में पहचान लिया था, और वो उस चीज़ को देख के उनको एरियल के बारे में पता करके वो इतने खुश थे, उनको इतना आश्चर्य हो रहा था कि वो ही उनके पूर्व जन्म की प्रेमिका और मंगेतर थी। और लेकिन नियति थे कि उस समय एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए थे, उनका विवाह नहीं हो पाया था। और केवल 1 घंटे के लिए दोनों जब तक इनका रिग्रेशन हो रहा था एंथोनी का, दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। लेकिन जब एंथोनी रिग्रेशन के बाद बाहर आए तो उनके लिए एक अलग ही फीलिंग आ गई थी एरियल के लिए। जो उन्होंने एरियल को अपने रिग्रेशन के बारे में बताया तो उनके साथ का जो अंदर का जो रोमांच था, उनका जो प्रेम था, वो देखते ही बनता था। और 1 घंटे की जुदाई उनको ऐसी लग रही थी ऐसे पता नहीं वो कितनी लंबी जुदाई थी उनके लिए। 1 घंटे का समय भी 1000 सालों के बाद उनके इंतज़ार का अंत हुआ था। इस जन्म में उन्होंने शादी भी की और किसी से प्रेम भी किया, और अपने अपने साथियों के साथ निभा नहीं पाए थे कि उनको पता नहीं किसका इंतज़ार था। अगले जन्म पता नहीं उनके कैसे निकले होंगे, लेकिन इस जन्म में वो लोग एक दूसरे से मिल पाए थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ ही रिग्रेशन के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मियामी में ही एक दूसरे के साथ शादी कर ली। और वो समझ गए थे कि साउथ वेस्ट में उनकी जो अचानक मुलाकात हुई थी वो इत्तेफाकन नहीं थी, बल्कि दोनों की नियतियों का सोचा समझा सुनियोजित पल था, जो कि उन दोनों को एक करने के लिए कहते हैं ना, एक योजना थी, सुनियोजित योजना थी, जो कि वेरी वेल प्लानिंग थी, जिससे कि वो एक दूसरे के हो सके। उनकी जो उस जन्म में वो एक दूसरे के होते होते रह गए थे, इस जन्म में उनका वो पूरा हो गया था। उनकी एक दूसरे के लिए रोमांच और बेकरारी देखने लगी थी, और अब वो लोग आपस में शादी के बाद बेहद खुश। वो साउथ अफ्रीका में उन जगहों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिन जगहों को एरियल ने भी अपने सपनों में देखा था, कहीं ना कहीं उनको इंडिकेशन मिला था, और एंथोनी ने भी अपने सपने में देखा था उन जगहों को जाने की, जो कि उन्होंने उस जन्म में उस टाइम पीरियड में जिए थे।
पर एरियल उत्तरी अफ्रीका जाने की सोच रहे हैं ताकि अपने उस प्राचीन जीवन काल का वह स्थान खोज सकें जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उन्हें उम्मीद है कि वहां जाकर वे तब के एंथोनी एरियल से जुड़ी और भी कई दिलचस्प बातें जान पाएंगे और वे जानते हैं कि जो कुछ भी वे जानेंगे उससे उनके उस रोमांच में बढ़ोतरी होगी जो उन्हें एक दूसरे के साथ होने पर महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, रोमांच भरी। एक दूसरे के जो सोलमेट्स थे, जो कि उन्होंने एक दूसरे को एक अनजानी सी जगह में, एक अलग ही जगह में, वो एरियल मियामी की थी और एंथोनी ऑस्ट्रेलिया के थे, और वो साउथ वेस्ट में दोनों ही वेकेशन स्पेंड करने गए थे। वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाकन मिल गए। जिस मुलाकात वो इत्तेफाकन समझ रहे थे कि अचानक उनकी मुलाकात हुई और वो एक दूसरे के दोस्त बने, और दोस्त बनने के कुछ ही दिनों बाद उनके अंदर एक दूसरे के लिए तीव्र आकर्षण होता है, अट्रैक्शन उनको फील हुआ, और कि उन्होंने मतलब कुछ टाइम और स्पेंड किया और एक दूसरे के साथ, और उन्होंने सगाई कर ली वहीं पर। और उसके बाद वो उनके साथ मियामी आ गए, एंथोनी एरियल के साथ में, और वहाँ एरियल को लगा कि वो एक दूसरे के लिए इतना अपरिचित सा, अनजाना सा, इतना आकर्षण एक अपरिचित इंसान के लिए उन दोनों को क्यों महसूस हो रहा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो उनकी पेशेंट थी, तो उन्होंने PLR कराया हुआ था, तो उनको इनके जस्ट एक क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से उन्होंने एंथोनी को अपना PLR कराने के लिए कहा, डॉक्टर वी से रिक्वेस्ट की। और देखिए कितने आश्चर्यजनक और मज़ेदार परिणाम सामने आया। और इस रिग्रेशन के बाद उनके जो रिश्ता था एंथोनी और एरियल का, उसमें एक अलग रोमांच पैदा हो गया, एक उत्सुकता पैदा हो गई और एक और भी ज़्यादा प्रेम हो गया। और उन लोगों को बहुत फुलफिल्ड फील हो रहा था कि जैसे कि जन्मों से बिछड़े हुए एक दूसरे को मिले। उनको एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन था ना, उनको उनका रीज़न पता चल गया था कि उन्हें एक अनजान लोग के, दोनों एक दूसरे के लिए अनजाने, उनको इतना अट्रैक्शन क्यों है। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक प्यारी सी सच्ची कहानी के साथ में, जो कि आपको एक रहस्य रोमांच की एक दुनिया में ले जाएगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।